क्लोज एप तक अपन ने परमिट टू वर्क क्या है और कौन कौन इसमें मेंशन कर सकता है उसके बारे में अपन ने जाना है। अब आगे चलते हैं इसमें। अब को परमिटी के साइन होने के बाद अब आता है इसमें जॉब सेफ्टी एनालिसिस, यानी कि जो भी रिस्क असेसमेंट या जो भी अपने फाइंड आउट किया है वो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये कौन करेगा? ये इनिशिएटर के द्वारा फिलअप किया जाएगा। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या होगा? जॉब डिस्क्रिप्शंस वही होगा जैसे आगे इनिशिएटर के द्वारा फिलअप किया गया है। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन में मान लीजिए मूवेबल कन्वेयर रिप्लेसमेंट जॉब है या मूवेबल कन्वेयर रोलर मेंटेनेंस जॉब है इत्यादि यहाँ पे वर्क डिस्क्रिप्शन। प्लांट एरिया कौन सा हो सकता है? प्लांट एरिया में जहाँ पार्टिकुलर आप किस प्लांट एरिया में आप काम कर रहे हो उसका नाम और लोकेशन क्या हो सकता है, यानी उस प्लांट एरिया में किस लोकेशन पे आप काम कर रहे हो उसका यहाँ पे मेंशन होगा। जैसे टीम मेंबर कौन हो सकता है? जैसे टीम मेंबर जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, जो भी हैजार्डस है उससे अवेयर होगा, वो जैसे टीम मेंबर होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन या जो ये जैसे है ये मैं आपको एक अलग फॉर्मेशन में आपको बता दूंगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे दिया गया है ये जैसे ये अंडरग्राउंड माइनिंग। जॉब डिस्क्रिप्शन होने के बाद जैसे किस तरीके से अपन कर सकते हैं उसके बारे में अपन जानते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट जैसे दिख रहा है एक्टिविटी, यानी कि जो अपन टास्क परफॉर्म कर रहे हो उसमें क्या क्या एक्टिविटी शामिल हो सकती है। उसके बाद आता है हैजार्ड्स यानी क्या क्या जोखिम या क्या क्या खतरे अपने को उस इवेंट्स या उस काम के दौरान अपने को देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है इनहेरेंट रिस्क, यानी जोखिम निर्धारण, यानी इन हैजार्ड से क्या हार्म हो सकता है किसी वर्कर को या किसी अदर पर्सन्स को, उसके बारे में अपन जानेंगे। उसके बाद आता है कंट्रोल मेजर्स, यानी क्या एक्टिविटी जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है उसके बारे में पता होने के बाद हैजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन करने के बाद इनहेरेंट रिस्क हार्म हो रहा है या किसको क्या चोट या कुछ वो इंजरी हो सकती है उसके बारे में पता करने के बाद क्या कंट्रोल मेजर्स अपन इन सब के लिए अप्लाई कर सकें उसके बारे में। इसके बाद आता है रेसिडुअल रिस्क, यानी कि एक्टिविटी हैजार्ड इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल मेजर्स अपनाने के बाद भी अगर कोई रिस्क इनके बाद भी अगर कोई रिस्क बच रहा है तो इसमें अपन इस क्लोज में अपन मेंशन करेंगे। तो अपन आते हैं एक इनका मेनली एक पॉइंट अपन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए गियर बॉक्स रिप्लेसमेंट हो या कन्वेयर बेल्ट का रोलर रिप्लेसमेंट का काम हो तो उसमें क्या हो सकता है? जैसे क्या हैजार्ड्स हो सकता है? एनीबडी में स्टार्ट द बेल्ट कन्वेयर वाइल वर्किंग, यानी कोई भी कन्वेयर बेल्ट को स्टार्ट कर सकता है वर्किंग के काम के दौरान। तो इसमें इनहेरेंट रिस्क क्या हो सकता है? जैसे इनहेरेंट रिस्क क्या कौन हार्म्स हो सकता है, यानी जो वर्कर है उनको कट या क्रश इंजरी हो सकती है। इसके बाद इंश्योर द ड्राइव इज इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड, यानी कि जो कन्वेयर बेल्ट है उसका इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, यानी जो इलेक्ट्रिक सोर्सेज है जिससे वो कन्वेयर बेल्ट ऑपरेट होता है वो पूरी तरह से उस पर लोटो अप्लाइड होना चाहिए। उसके अलावा इमरजेंसी प्रेस्ड एंड पुल कोड एक्टिवेटेड, यानी इमरजेंसी प्रेस्ड और पुल कोड है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए और जो केबल है वो वहां से रिमूव होनी चाहिए। अगर कोई रेसिडुअल रिस्क आपको इसके फाइंड आउट्स के बाद भी देखने को मिलता है तो वो यहाँ आप मेंशन कर सकते हो। अब चलते हैं प्रीपेड बाय जो भी जिसने भी इसको प्रिपेयर किया उसके साइन, उसके बाद अप्रूव्ड बाय एचओडी ऑफ जॉब एग्जीक्यूशन एजेंसी, जो भी एचओडी होगा उसके साइन यहाँ पे मेंशन किया जाएगा और वेरिफिकेशंस बाय प्रोडक्शन मैनेजर कस्टोडियन के द्वारा यहाँ पे वेरिफिकेशन करके साइन ऑफ किया जाएगा। उसके अलावा आते हैं जो भी अपना जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं उसके टीबीटी। टूल बॉक्स टॉक कंडक्टेड अगर करवाए है तो येस, नो नहीं करवाए तो नो। टॉपिक ऑफ द टूल बॉक्स वही होगा जो अपना जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उसका ब्रीफ आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन द वर्क, यानी कि उस वर्क में कितने आदमी इन्वॉल्व है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे 5 है, 6 है, 7 है तो वो यहाँ पे डिटेल ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द वर्क, जैसे इसमें पता है डेट, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पर्सन्स, कौन कौन पर्सन्स उनका नाम, डेजिग्नेशन क्या है, उनका ऑपरेटर है या मेंटेनेंस है, कुछ भी है तो यहाँ पे उनका गेट पास आईडी है, इक्विपमेंट आईडी क्या है वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा और कंपनी नेम यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। अब चलते हैं अपन रिन्यूअल ऑफ जनरल वर्क परमिट, यानी कि अब अपन आते हैं रिन्यूअल ऑफ जनरल वर्क परमिट, यानी कि एक जनरल वर्क परमिट को कब और किस कारणवश अपन रिन्यूअल कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है जैसे गाइडलाइंस फॉर रिन्यूअल ऑफ परमिट, इसमें बनने के लिए गाइडलाइंस वर्क परमिट नीड टू बी रिन्यूड, वर्क परमिट रिन्यूड करने की आवश्यकता है। जैसे एट स्टार्ट ऑफ जनरल शिफ्ट एवरी डे, जैसे कि किसी भी जनरल शिफ्ट के स्टार्ट होने या एवरीडे किसी न्यू शिफ्ट के स्टार्ट होने पर इसको रिन्यूअल किया जाएगा। विन एवर इनिशिएटेड इश्यूड इज चेंज फॉर एनी रीजन, यानी किसी कारण इनिशिएटेड इश्यूर चेंज होने पर यह रिन्यूअल किया जाएगा। विन एवर को परमिट इज चेंज फॉर एनी रीजन, यानी कि जब भी को परमिट किसी कारण वो साइड छोड़ के जाता है तो उस एवज में यह जनरल वर्क परमिट रिन्यू किया जाएगा। इसमें यह बताया गया फर्स्ट, इसमें बताया गया कि
Initiator and issuer shall sign on all 3 copies of permit or renewal clause and issuer hand over first and second copies of the permit to initiator। यानी कि इसमें बताया गया इनिशिएटर और इशूअर जो परमिट रिन्यूअल में क्लोज है उसमें अपना साइन तीनों कॉपी में साइन करेगा। उसके अलावा जो परमिट की फर्स्ट और सेकंड कॉपीज है वो इनिशिएटर को हैंड ओवर करेगा। Initiator shall brief explain risk assessment and its mitigations to work group and obtain signature of co-permittee और renewal clause। यानी कि जो इनिशिएटर होगा वो सारे रिस्क असेसमेंट और मिटिगेशन रिस्क असेसमेंट का को को-परमिटी के साथ डिस्कस करेगा और उसका को-परमिटी का रिन्यूअल क्लॉज में साइन ऑफ लेगा। उसके अलावा अपन आते हैं इनिशिएटर हैंड ओवर द फर्स्ट कॉपी परमिट टू द वर्क ग्रुप फॉर डिस्प्ले एट जॉब साइट। यानी कि जो इनिशिएटर है वो परमिट की फर्स्ट कॉपी को परमिटी को देगा जहाँ पे जॉब साइट पे वो डिस्प्ले करके रखेगा। और को परमिटी सिग्नेचर इज नॉट रिक्वायर्ड इन थर्ड कॉपी ऑफ द परमिट। यानी कि को परमिटी की सिग्नेचर थर्ड कॉपी जो वाइट कॉपी है उस पर रिक्वायर्ड में आवश्यकता नहीं है। थर्ड है इन द इवेंट ऑफ चेंज करने या अदर देन को परमिटी के सिवाय एनी एडिशन ऑफ पर्सन्स इन द वर्क ग्रुप। यानी कि वर्क ग्रुप में कोई भी एडिशन पर्सन जो उस वर्क रिलेटेड काम से अवेयर हो इन द इवेंट ऑफ चेंज इन वर्क ग्रुप। यानी वर्क ग्रुप में किसी भी कार्य में चेंज होने पर अदर देन को परमिटी यानी को परमिटी के सिवाय एनी एडिशंस ऑफ पर्सन इन द वर्क ग्रुप। यानी वर्क ग्रुप में कोई भी एडिशन पर्सन जो उस वर्क रिलेटेड के बारे में अवेयर हो उस कंडीशन में जो परमिट होगा वो उसे रिन्यूअल करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाउएवर हालांकि इनिशिएटर शुड एक्सप्लेन सेफ्टी मेजर्स। हालांकि इनिशिएटर को जो भी सेफ्टी मेजर्स है उसके साथ एक्सप्लेन करना चाहिए। रिस्क असेसमेंट एंड इट्स मिटिगेशन टू न्यू पर्सन इन द वर्क ग्रुप। यानी कि जो भी रिस्क असेसमेंट और मिटिगेशन रिस्क असेसमेंट है वो उस वर्क ग्रुप में न्यू पर्सन के साथ डिस्कस करेगा। उसके अलावा वाइल परमिट इज ड्यू फॉर रिन्यूअल। यानी कि अगर परमिट रिन्यूअल के लिए ड्यू है यानी कि बाकी है रिन्यूअल करना बाकी है और परमिट इज अंडर रिन्यूअल प्रोसेस या और परमिट या रिन्यूअल प्रोसेस में हो तो इनिशिएटर शैल नॉट स्टार्ट वर्किंग ऑन द जॉब। यानी कि इनिशिएटर को जॉब शुरू नहीं करनी चाहिए। ओके यहाँ तक है क्लोजर ऑफ परमिट टू वर्क। यानी कि परमिट टू वर्क को कब क्लोज किया जा सकता है तो आइए देखते हैं। इसमें क्लोज जी बता रखा है टू बी फिल्ड बाय इनिशिएटर। यानी कि ये इनिशिएटर के द्वारा ये क्लोज जी फिल किया जाएगा। द जॉब इज कंप्लीटेड। यानी जॉब कंप्लीट होने के बाद ओल्ड मैन एंड मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द साइट। यानी वो सब सारे जो वर्कर है और जो भी मटेरियल है उनको साइट से रिमूव होने के बाद ऑल द मशीन्स गार्ड आर फिक्स्ड एंड सेफ टू रिस्टोर आइसोलेशन एज स्टेटेड इन क्लोज सी। यानी कि जो भी मशीनी गार्ड है उनको फिक्स कर देने के बाद और जो भी आइसोलेशन है उनको रिस्टोर करने के बाद मेंशन ये इंश्योर करने के बाद वो अपना डेट मेंशन करेगा और यहाँ पे टाइम मेंशन करेगा। उसके बाद नाम और को-परमिटी का जो भी नाम है वो नाम और उसका साइन ऑफ लेगा। उसके अलावा नेम और इनिशिएटर इंश्योर करने के बाद इनिशिएटर भी अपना नाम और साइन यहाँ पे मेंशन करेगा। उसके बाद अलावा चलते हैं एच टू ऑथोराइज आइसोलेशन। यानी इशूअर जो होगा वो ऑथोराइज आइसोलेटर को रिकमेंडेड करेगा प्लीज रिस्टोर आइसोलेशन एज स्टैंडर्ड इन क्लोज सी। यानी कि जो क्लोज सी में जो भी आपने आइसोलेशन मेंशन करेंगे उनको रिस्टोर स्टेटेड इन क्लोज सी रिस्टोर किया जाए। सिग्नेचर ऑफ इश्योर। यानी ये इंश्योर करने के बाद सिग्नेचर इश्योर अपना सिग्नेचर करेगा, डेट मेंशन करेगा और टाइम मेंशन करेगा। इसके अलावा ये जो एच का जो फर्स्ट पॉइंट है वो आइसोलेटर के द्वारा भरा जाए फिलअप किया जाए। आई हैव रिस्टोर्ड आइसोलेशन फॉर फॉलोइंग इक्विपमेंट फ्रॉम लिस्ट स्टैंडर्ड इन क्लोज सी। यानी कि मैंने जो फॉलोइंग इक्विपमेंट है उसका आइसोलेशन रिस्टोर कर चुका हूँ। इक्विपमेंट नंबर मेंशन करेगा, उसका नाम और साइन लिखेगा और डेट और टाइम लिखेगा। उसके अलावा चलते हैं जे क्लोज जे में ऑल आइसोलेशन मेड एज पर क्लोज सी। यानी कि जो भी आइसोलेशन क्लोज सी के अनुसार बनाए गए हैं आर नाउ रिस्टोर्ड अब रिस्टोर हो चुका है। इक्विपमेंट आर रेडी टू स्टार्ट। इक्विपमेंट स्टार्ट होने के लिए रेडी है। इन्फॉर्म टू कस्टोडियन और कस्टोडियन को भी इन्फॉर्म किया जा चुका है। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ इश्योर। ये सब इंश्योर होने के बाद इश्योर अपना नेम और सिग्नेचर मेंशन करेगा, डेट एंड टाइम भी मेंशन करेगा। उसके बाद परमिट रिसीवर। यानी कि जो परमिट रिसीवर यानी इनिशिएटर के पास यह परमिट वापस आएगा फॉर रिकॉर्ड पर्पस के लिए। फिर वो इन सब क्लोज जी एच आई
और जे को इंश्योर करने के बाद परमिट रिसीवर रिकॉर्ड पर्पज के लिए उसमें डेट, टाइम और नेम ऑफ इनिशिएटर मेंशन करके सिग्नेचर करेगा। उसके बाद वो अपना इस डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड के लिए पर्पज के लिए अपने पास रखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।